नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसका 12वां अध्याय सहर्ष स्वीकारा है, जो एक कविता है, यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए हम स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसके अंदर आपको दिया है घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। अब घटनाक्रम के अनुसार लिखिए में आपको 3 घटनाएं दी हुई है और इन 3 घटनाओं को आगे पीछे दिया हुआ है, जो कविता के हिसाब से हमको पढ़कर सही सीक्वेंस में लगाना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि दंड पाना चाहता है, ये पहली पंक्ति हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी विधाता का सहारा पाना चाहता है और तीसरी हो जाएगी कवि का मानना है कि जो होता सा लगता है वह विधाता के कारण होता है। दूसरा प्रश्न हमको आ नंबर का दिया है, निम्नलिखित असत्य कथनों को कविता के आधार पर सही करके लिखिए। यानी ये दोनों जो कथन हैं ये आपको यहाँ पे असत्य दिए हुए, जिनको हमें सत्य करके लिखना है। तो जो कुछ निद्रित अपलक है वह तुम्हारा असंवेदन है। और दूसरा दिया है, अब यह आत्मा बलवान और सक्षम हो गई है और छटपटाती छाती को वर्तमान में सताती है। तो जो कुछ भी निद्रित की जगह जागृत, अपलक है वह तुम्हारा असंवेदन की जगह संवेदन आ जाएगा। ऐसा आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा, अब यह आत्मा कमजोर और असक्षम हो गई है और छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको प्रश्न दिया है, दूसरा उसमें अ नंबर का है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पंक्ति से कवि का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। और दूसरा दिया है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है, इस पंक्ति से कवि का मंतव्य। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि कवि इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि कवि की प्रिय को कवि जैसा भी है अच्छा लगता है। कवि ने जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रेम से स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी प्रिय ने उन सभी को अपना माना है। अर्थात कवि को जो भी सुख दुख, असफलता या सफलताएं जीवन में प्राप्त हुई है, उसमें उनकी प्रिय ने उनका हंसकर साथ दिया है। तो कवि ने हर पल उनका समर्थन अपने साथ महसूस किया है। दूसरा प्रश्न दिया है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुमसे जाने कैसा मेरा रिश्ता है, जाने कैसा नाता है कि मैं अपने अंदर समाये हुए तुम्हारे प्रेम रूपी जल को जितना बाहर छलकाता हूँ वह उतना ही ज़्यादा चारों ओर से सिमट कर वापस मेरे पास चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अभिव्यक्ति के अंतर्गत तीसरा, इसमें अ नंबर का प्रश्न दिया है, अपनी ज़िंदगी को सहर्ष स्वीकारना चाहिए, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, 3 अ का उत्तर है, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दुख के आवेश में हमें जो मिला है हम उसका भी सुख नहीं ले पाते हैं। जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है। मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना और फल की चिंता न करना। जो भी हमें मिला है हम उसी में सुख माने तो जीवन प्रसन्नता से भर जाता है और आगे बढ़ने की उम्मीद भी जागती है। हमें हमारी ज़िंदगी जैसी भी है उसे खुशी से अपनाना चाहिए और निरंतर गतिमान रहना चाहिए, क्योंकि जो थम जाए वह जीवन नहीं है। और दूसरा प्रश्न है कि जीवन में अत्यधिक मोह माया से अलग होने की आवश्यकता है, इस वाक्य में व्यक्त भाव को प्रकट कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि मनुष्य को जीवन में मोह माया से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह मोह माया ही सब फसादों की जड़ होती है। मोह जीवन में दुखों का कारण बनता है। मोह में फंसा हुआ मनुष्य बुद्धि से काम नहीं ले पाता। इस कविता के माध्यम से कवि अपनों की मोह माया से दूर रहने की सलाह देते हैं।
रसास्वादन के अंतर्गत हमें प्रश्न दिया है कि प्रस्तुत नई कविता का भाव तथा भाषाई विशेषताओं के आधार पर रसास्वादन कीजिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि सहज स्वीकारा है यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की भूरी भूरी खाक धूल प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में जीवन की विसंगतियों का चित्रण, जीवन संघर्ष एवं तत्कालीन समस्याओं को सशक्त रूप से दर्शाया गया है। इस कविता में उर्दू, अरबी और फारसी का प्रयोग किया गया है, जैसे जिंदगी, दिल, लापता, सहारा आदि। तो कविता में अनुप्रास अलंकार कहाँ दिखाई देता है? तो गर्बिली गरीबी, विचार वैभव, अंधकार अमावस्या आदि जगह पर हमें अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। दूसरा देखते हैं, होता सा लगता है, होता सा संभव है, इस जगह पर हमें उपमा अलंकार दिखाई देता है। कोमलता और मानवीयता का मानवीयकरण, इसमें हमें मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। जितना उड़ेलता हूँ भर फिर आता है, पंक्ति में हमें विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है। दिल में क्या झरना है, इसमें हमें प्रश्नात्मक शैली दिखाई देती है। और यह प्रयोगवादी कविता है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में की गई है। आगे देखते हैं, साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत मुक्तिबोध जी की कविताओं की विशेषताएं। पहली विशेषता है प्रकृति प्रेम, दूसरा सौंदर्य एवं कल्पना प्रियता और तीसरा है सर्वहारा वर्ग का आक्रोश एवं विद्रोह के कई रूप। अब देखते हैं प्रश्न 5 आ नंबर का उत्तर, मुक्तिबोध जी का साहित्य। पहला है कामायनी, एक पुनर्विचार आलोचना। दूसरा है विपात्र, उपन्यास। और तीसरा है चांद का मुंह टेढ़ा है। चौथा सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह है। पांचवा भूरी भूरी खाक धूल प्रतिनिधि कविताएं, ये काव्य संग्रह है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश पंक्तियों में उद्धृत अलंकारों को पहचान कर लिखिए। ये छठे का अ नंबर का प्रश्न है। इसमें पहला दिया है, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजों में, क्यारियों में कली, कलीन में बगरो बसंत है। और दूसरा है, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास। अब देखिए आप, अनुप्रास अलंकार पहले वाले में है, क्योंकि यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है ना। अब हमें यहाँ पे कवर्ण की आवृत्ति कैसे दिखाई देती है? जैसे कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजों में, क्यारियों में, कली, कलीन में बगरो बसंत है। तो हर जगह हमें क दिखाई देता है। तो जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुप्रास शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, एक तो अनु और दूसरा है प्रास। जहाँ पर अनु का अर्थ बार बार और प्रास का तात्पर्य है वर्ण, अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे देखते हैं 6 का आ नंबर का जो प्रश्न दिया है हमें, उसमें दिया है, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास। अब देखिए, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक शब्द बार बार आता है। तो प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ जो है हर बार अलग होता है। शब्द की 2 बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। जैसे यहाँ पे दिया है जगती जगती, है ना, जगती जगती, दोनों बार जगती शब्द का अलग अर्थ है। जैसे एक तो जगती का अर्थ है जागना और दूसरा जगती का अर्थ है सृष्टि या संसार। अब देखते हैं बच्चों, आ नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित अलंकारों से युक्त पंक्तियां लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार की पंक्तियां हमें लिखना है और श्लेष अलंकार की पंक्तियां हमें लिखना है। इसको लिखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बच्चों, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति एक काव्य अलंकार है जिसमें काकू या श्लेष से वाक्य का
और अर्थ किया जाता है। जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द उसके दो अर्थ निकल रहे हो और हमें पता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर उसका कोई दूसरा अर्थ लगाते हैं तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है बच्चों। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये उदाहरण लिया है, कौन तुम घनश्याम हम, तो बरसों कित जाई। यानी यहाँ पे दरवाज़ा किसी ने बजाया तो अंदर से कोई पूछता है कौन तुम, बाहर से आवाज़ आती है घनश्याम हम, मैं घनश्याम हूँ, है ना। तो बरसों कित जाई यानी अगर तुम घनश्याम हो यानी बादल हो तो कहीं और जाके बरसो, है ना। जबकि जो ये प्रश्न कर रहा है कौन तुम, उसे मालूम है कि सामने जो उत्तर दे रहा है वो कोई व्यक्ति है, लेकिन फिर भी सिर्फ घनश्याम हम बोला तो घनश्याम का अर्थ बादल होता है, इसलिए वो उससे इस तरह से बोलती है कि तो बरसों कित जाई यानी तो कहीं और जाकर बरसो। घनश्याम यहाँ पर नाम है, जबकि घनश्याम को यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला जब उत्तर देता है तो उसे बादल या मेघ समझते हैं। यहाँ घनश्याम नाम है जिसे दूसरी पंक्ति में बादल अर्थ में माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया, नहीं ये दिया है, देखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस एक शब्द के द्वारा अनेक अर्थों का बोध कराए जाने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि बच्चों जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ शब्द श्लेष होता है, यानी शब्द में श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार में यहाँ पे देखते पानी शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ है मनुष्य के लिए इज्जत के रूप में, यानी मनुष्य का पानी उतर गया यानी इज्जत उतर गई। मोती के लिए उसकी चमक के रूप में, यानी अगर मोती का पानी उतर गया तो मोती की चमक उतर गई। और चूने के लिए अगर चूने का पानी उतर गया तो चूना किसी काम का नहीं रहा। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है तीनों जगह पर अलग अलग रूप से इसका उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। विद्यार्थियों, यहीं पर वीडियो ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपको अच्छा नया सा वीडियो लेकर फिर से एक बार। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।